वेलकम टू एनएस लर्निंग। कंप्यूटर की प्रीवियस क्लास में हमने 2015 पटवार पेपर जो प्री का आया था उससे संबंधित क्वेश्चन देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवार 2015 मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके क्या आंसर रहेंगे, साथ ही उससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन रहेगी, टॉपिक रहेंगे, मैं आपके क्लियर करवाते हुए चलूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, यानी कि उस टर्म को क्या कहते हैं, वो कौन सी टर्म है जिसमें किसी वेबसाइट से क्या किया जाता है, इल्लीगल तरीके से मूवी को डाउनलोड किया जाता है। तो इसको बोला जाता है पायरेसी। आजकल होता क्या है, लोग थिएटर में तो कम जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भारी भरकम टिकट लगते हैं, तो बार बार जाना पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन मूवी देखना भी अच्छा लगता है। तो इसका एक उपाय निकाला कुछ लोगों ने। क्या किया कि मूवी की क्या कर ली जाती है, कॉपी कर ली जाती है। अब मूवी की कॉपी करके दूसरी वेबसाइट्स पे, इल्लीगल वेबसाइट्स पे क्या कर ली जाती है, उसे अपलोड कर दी जाती है और लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर करके देखते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जो मूवी मेकर होता है, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, उन्हें तो होता है भारी भरकम नुकसान। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इन्होंने क्या किया है, एक बिल पारित किया है, एक प्रावधान निकाला है सजा का। तो ऐसे लोगों को जो है सजा मिलती है यहाँ पर, जो लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है, किसी भी मूवी की कॉपी करके उसे अपलोड करते हैं, तो उनको क्या मिलती है, सजा। और सजा भी कितनी मिलती है बता देती हूँ आपको, 3 साल की सजा मिलती है, यानी कि उनको जेल हो जाती है, या फिर 10 लाख का जो है उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, या फिर दोनों ही उनको करना पड़ता है। तो इसे एक तरीके की क्या बोली जाती है, डिजिटल चोरी भी कहा जाता है, डिजिटल चोरी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो मेन ओरिजिनल कंटेंट है उसी की चोरी हो रही है, उसकी कॉपी हो रही है। जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर्ड होती है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, तो वो स्टोर की जाती है मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो जो रजिस्टर होते हैं उसके अंदर बहुत ही छोटी मेमोरी होती है जो कि इसके अंदर होती है, और साथ ही ये जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे तेज होती है। तो क्वेश्चन यदि यहाँ पर ये पूछा जाए आपसे एग्जाम के अंदर कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर मेमोरी होती है, और सबसे तेज कौन सी होती है, तो वो भी रजिस्टर ही होगी। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर भी बोला जाता है, तो आप चाहे रजिस्टर बोले चाहे रजिस्टर मेमोरी बोले, एक ही बात होती है। तो पहला प्रकार तो होता है ये वाला मेमोरी डेटा रजिस्टर। कौन सा होता है, डेटा रजिस्टर। और दूसरा कौन सा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब देखिए नाम से क्या प्रतीत हो रहा है आपको कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर की जानी है, किस लोकेशन पर स्टोर करनी है, वो तो बताता है ये एड्रेस रजिस्टर। और जो डेटा स्टोर करना है वो कौन स्टोर करता है, स्टोर करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि ये रजिस्टर कहाँ होता है, तो ये होता है सीपीयू में, सीयू में। किससे संबंधित होता है, ये सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में संबंधित होता है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, बफर रजिस्टर भी इसे कहते हैं। तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान में रख करके जाना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो MDR की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो MDR MAR पूछें तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखें, BCD का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बाइनरी कोडेड दशमलव। दशमलव को क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड और D फॉर दशमलव। देखिए इसका एक और अन्य नाम क्या होता है, याद रखिएगा, इसका अन्य नाम होता है 4 बिट BCD, यानी कि 4 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल भी इसे बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, इसकी सार्थकता मैं आपको बताती हूँ। देखिए डेसिमल नंबर है, जैसे सपोज आपके 0 1 2 3 4 इत्यादि चलते रहते हैं ये। तो अब इसे BCD में यदि कन्वर्ट किया जाए तो किस तरीके से करते हैं, 0 को लिखा जाता है 4 बिट में, तो 0 0 0 0। ठीक है, इसी तरीके से 1 को कैसे लिखा जाएगा, 0 0 0 1। बात आती है 2 की, तो 0 0 0
010 बोला जाता है। तो इस तरीके से BCD में क्या होता है, ये जो नंबर होते हैं 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं, आप लोगों को पता होगा ये बाइनरी नंबर कहलाते हैं। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में वर्क करता है। तो ये 0 को किस में बदला गया है, BCD में बदला गया है। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। किसे कहते हैं मुख्य भंडारण? कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो स्टोर्ड मेमोरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं मेन स्टोरेज जो होता है वो किसे कहा जाता है, मेमोरी को ही कहा जाता है। मेमोरी के अंदर ही जितना डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। अब निर्माण किसका, चूंकि हम कंप्यूटर से संबंधित बात कर रहे हैं, तो जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस समय पर जो प्रोग्राम उसके अंदर इनबिल्ट डाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, वो होते हैं रोम। किस कैटेगरी में आते हैं वो, रोम में। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आप लोग को पता होगा रीड ओनली मेमोरी होता है। अब रीड ओनली मेमोरी के ही ये नीचे दिए गए पार्ट भी होते हैं, पी रोम और ई रोम। अब पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें क्या होता है, एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। पढ़ा बार बार जा सकता है लेकिन लिखा सिर्फ एक ही बार जा सकता है। इसी तरीके से ईपी रोम में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चूंकि ये इरेजेबल होता है तो इसमें प्रोग्राम को बार बार मिटा करके दूसरा प्रोग्राम भी डाला जा सकता है। अब आप लोग आ जाइए रैम पर। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो किस टाइप की होती है, वोलेटाइल होती है। कैसी होती है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का ये मतलब होता है कि जैसे ही आप सिस्टम को बंद करते हैं तो ये मेमोरी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उड़ जाती है। यानी कि जब तक सिस्टम वर्क कर रहा है, जब तक प्रोग्राम चल रहे हैं, तब तक रैम भी ऑन होती है। जैसे ही सिस्टम बंद वैसे भी रैम उड़ जाती है। तो इसीलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही बेसिक है लेकिन यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और रोम को इसका उल्टा बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ये कैसी होती है, रोम स्थायी होती है। चाहे कंप्यूटर को बंद कर दो, चालू करो, कुछ भी करो, वो हमेशा स्थायी रहेगी, वहाँ से गायब कभी भी नहीं होती है। चलिए आप लोग बताइए, आपकी डेली लाइफ में आप रैम और रोम का जो नाम है वो कहाँ पर सुनते हैं। देखिए, नया मोबाइल लेने का जो इंटरेस्ट है वो तो सभी लोगों को रहता है। तो जैसे आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप पे देखते हैं आप लोग कि कितनी रैम है इसकी और कितनी रोम है। तो जनरली मार्केट के अंदर जैसे 2 GB हो गया, 4 GB हो गया, 6 GB हो गया, और अब तो 8 GB तक के भी मोबाइल अवेलेबल है। नॉर्मल जनरल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल रेंज में जो मोबाइल आते हैं तो उसमें जो रैम है वो इतनी रहती है, और जो रोम रहती है वो लगभग 64 GB के लगभग आती है, या फिर उससे ज़्यादा चले तो 128, 256, ठीक है। तो यहाँ पर रोम ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी मेन मेमोरी होती है। जितनी भी आप पिक्चर लेते हैं, जितनी भी आप वीडियो लेते हैं, सभी की सभी कहाँ पे स्टोर होती है, रोम में स्टोर होती है। जबकि जो रैम होती है ये किसका वर्क करती है, आपके मोबाइल को स्पीड देने का कार्य करती है कि किस तीव्र गति से आपका मोबाइल चलेगा, वो रैम के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देखें, सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की आप ऑलरेडी जानते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और इसकी जो स्टोरेज होती है कैपेसिटी वो कितनी होती है, लगभग 650 MB की इसकी स्टोरेज क्षमता होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, छोटी मोटी फाइल हो गई या फिर आपके म्यूजिक हो गए, वीडियोस हो गए, आप स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर गेम हो गई, इस तरीके की चीज़ें के लिए सीडी रोम का यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में इसका जो यूज़ है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब छोटे छोटे पेन ड्राइव्स आने लग गए हैं। अब आपके मोबाइल में ही इतनी स्टोरेज आने लग गई है, कैपेसिटी इतनी आती है कि इन सीडी रोम की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। जीबी में जो है आपके मेमोरी डेटा के लिए किस में आने लग गए हैं, मोबाइल में आने लग गए हैं। तो ये 650 MB में तो आजकल एक फाइल बनती है, कोई मतलब ही नहीं रह गया इसका। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, त्वरित पहुंच का ये मतलब है कि कंप्यूटर की एक फ़ाइल होती है, जैसे कि ये आपका वर्ड है, ओके। इस वर्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसका यूज़ किस में किया जाता है, जो टूल आप बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनका बार बार यूज़ किया जाता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, त्वरित कमांड्स और टूल्स। तो ऐसे जो टूल्स होते हैं कि इसकी इस पर्टिकुलर पट्टी को क्या कहा जाता है, टूल बार कहा जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है, फाइल लिखा हुआ होता है, इंसर्ट लिखा होता है ना, डिज़ाइन, रेफरेंस, मेलिंग, etc, व्यू,
इस टाइप की चीज़ें लिखी होती है। ये जो टैब्स होती हैं, इस वाली टैब की पूरी पट्टी को क्या कहा जाता है? मेन्यू बार कहा जाता है ना। क्या बोलेंगे हम इसे? मेन्यू बार। और जो फाइल आपकी खुली हुई है, उस फाइल के जो नीचे की तरफ एक पट्टी होती है जहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं कि आप इस पेज नंबर पे हो, है ना। आपकी जो है क्या बोला जाता है, जो प्लस माइनस में होता है, पेज की जूमिंग कितनी है, 100% है, 50% है, जो भी यहाँ पर मेंशन होता है, तो इस पट्टी को क्या बोला जाता है? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इस पट्टी को? स्टेटस बार बोलते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है? जो क्विक टूल बार होते हैं उन्हें बोला जाता है टूल बार, और ये जो पट्टी होती है फाइल, इंसर्ट इत्यादि टूल की, इन्हें क्या बोला जाता है? मेन्यू बार। ठीक है। और ये जो पट्टी होती है नीचे की तरफ जहाँ पे आपको स्टेटस बताते हैं किसी प्रोग्राम का, उसे बोला जाता है स्टेटस बार। चलिए एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको एकदम क्लियर करवा देती हूँ, बताती हूँ। देखिए एक विंडो आपको शो हो रही है, ये दिख रहा है आपको सेव का बटन, ठीक है, अंडू, रीडू, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है। तो ये जो क्विक टूल बार होता है, इसे क्या बोला जाता है? टूल बार बोला जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स और टूल्स, तो यहाँ पे ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है? टूल बार कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे और देखी गई है, शीर्षक बार। ये देखिए यहाँ पे शीर्षक लिखा हुआ है आपका, राजस्थान पटवार कंप्यूटर मेंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका शीर्षक हो गया, अतः इसे क्या बोल दिया जाएगा? शीर्षक बार। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ये जो पूरा सारा कुछ दे रखा है, इस पट्टी को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, क्योंकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है? आपका मेन्यू शो हो रहा है। जिस प्रकार से आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो आप बोलते हैं मेन्यू दीजिए, तो सेम मेन्यू ये यहाँ पर है। इसी के थ्रू आपको पता चल रहा है कि प्रोग्राम में क्या क्या सुविधाएं हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पेज दिया हुआ है, पेज नंबर 10 ऑफ 28, ठीक है, 2 ऑफ 1861 वर्ड्स, इंग्लिश इंडिया, है ना। यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई है, तो ये जो पूरी पट्टी है, ये क्या कहलाएगी? आपकी स्टेटस बार, क्योंकि ये इसका स्टेटस शो कर रही है। और ये देखिए जो नीचे होता है, इन्हें क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टास्क बार। कल आपको बताया था टास्क बार के बारे में, क्वेश्चन भी आया था। देखिए यहाँ पर ये जो विंडोज ओपन है वो यहाँ पे है, कुछ चीज़ें पिन भी हैं यहाँ पे, टाइप हियर टू सर्च, और ये आपका विंडो का बटन है। यहाँ पे आपके टाइम और डेट आते हैं। ये भी पूछा गया था कि जो टाइम और डेट होती है वो कहाँ पर होती है, तो आपको आंसर क्या देना था? कि टास्क बार पर होती है। आई होप ये बार से संबंधित जो क्वेश्चन थे आपके क्लियर हो गए हैं। एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए, देखिए चौड़ाई ऑटो फिट कैसे होगी? सपोज आपने कुछ लिखा, कोई वर्ड लिखा, एनएस लर्निंग, अब इसको क्या करना है? ऑटो फिट करना है। तो एकदम से बराबर ऑटो फिट आ जाए, एग्जैक्टली, न तो ज़्यादा जगह बचे ना ही वो कम में आए, ऑटो फिट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉलम हेडर की दाई सीमा पर डबल क्लिक। क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी कॉलम हेडर होता है, सपोज ये कॉलम का हेडर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसके ऊपर कॉलम है, इस कॉलम का नाम है ए, ठीक है। तो ये जो इसकी दाई सीमा है, एक तो है ये लेफ्ट सीमा और एक है ये राइट सीमा, तो आपको क्या करना है? इसकी राइट सीमा पर जाकर 2 बार माउस से क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये एकदम ऑटो फिट आ जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर एकदम पैक हो जाएगा, ना इधर ज़्यादा स्पेस बचेगा न ही कम स्पेस बचेगा। थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है, मुझे पता है। देखिए ये एक आपका कॉलम है, इसमें मैंने लिखा एनएस लर्निंग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना सारा स्पेस बच रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है? एनएस लर्निंग को ऑटो फिट करना है, ठीक है। फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया है कि क्या है? अभी कि हमने एनएस लर्निंग लिखा है और यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा कॉलम है और यहाँ पर ये इतना सारा स्पेस बच गया है। अब मुझे क्या करना है? ऑटो फिट करना है इसको। अब मैं ऑटो फिट करने के लिए क्या करूँगी? इसकी ये वाली जो दाईं सीमा है, यहाँ पर माउस से 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस से 2 बार क्लिक करेंगे तो ये एकदम इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पर एकदम ऑटो फिट हो जाएगा एनएस लर्निंग, ठीक है। आ गया ना फिट? तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। मूल आस्की कोड में अंतिम 1 बाइट को त्रुटि जांच के लिए आरक्षित रखते हुए कितनी बाइट्स प्रयुक्त की जाती है? देखिए टोटल जो होते हैं 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? आप सभी जानते हैं कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जो लास्ट वाला एक बिट होता है इसको किस लिए रिजर्व रखा जाता है? ताकि एरर चेक कर सकें। एरर चेकिंग के लिए ये रिजर्व होती हैं। तो बाकी की जितनी भी 7 होती है वो किसके लिए होती है? ASCII कोड के लिए रिजर्व होती है। तो बची कितनी है? 7। तो आपका आंसर होगा 7। तो यहाँ पर ये बाइट्स वर्ड जो है गलत प्रयुक्त हुआ है, बिट्स यहाँ पर पूछा गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ पूछा गया है ASCII, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। A4 होता है अमेरिकन, S4 क्या होगा? स्टैंडर्ड, और C4 क्या होगा? कोड, I4 हो जाएगा इंफॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट आई का क्या मतलब होता है यहाँ पर? इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 4 इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ सकता है। कौन सी भाषा अनुवाद के बिना सीधे कंप्यूटर के समझ में आ जाती है? देखिए, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मानव की भाषा तो नहीं समझता है, वो इसकी खुद की मशीन भाषा को समझता है, जो किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में। अब पूछा यह गया है कि कौन सी भाषा जो है बिना अनुवाद के ही समझ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? मशीन भाषा। अगर आप उससे मशीन भाषा में बात करेंगे, मशीन भाषा में उसे कोड देंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो कंप्यूटर किसे समझ जाता है? मशीन भाषा को समझ जाता है। और जो अन्य भाषाएं होती हैं उसमें क्या करना पड़ता है? अनुवाद करवाना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके बाद कंप्यूटर समझ पाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। फोर्ट्रॉन एक क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा है। तो फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? आंसर क्या होगा आपका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देखते हैं जितनी भी वेबसाइट्स होती है, जितने भी एप्लीकेशन बने होते हैं, वो प्रोग्राम बेस्ड ही होते हैं। तो ये भाषा कब अस्तित्व में आई थी? 1950 में। ये भी याद रखिए आप लोग, 1950 में आई थी। इसी प्रकार से और भी भाषाएं होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। C++, जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, कई प्रकार की भाषाएं और यहाँ पर होती हैं। निम्न में से कौन सी इकाई वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेल्स। तो कैरेक्टर होता है, शब्द होता है, पैराग्राफ होता है वर्ड प्रोसेसिंग में, लेकिन सेल्स नहीं होती हैं। तो सेल किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। सेल क्या होती है? जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये क्या बन जाती है? एक सेल बन जाती है। तो जैसे ये A है, ये 1 है, तो जो कॉलम होते हैं आपको उसको तो ABCD से प्रदर्शित किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल, और ये जो होती है रो आपके 1 2 3 4, इसे न्यूमेरिकल से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन वापस फुल फॉर्म के ऊपर है कि GUI का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप अपना मोबाइल चलाते हैं तो उसमें अलग अलग आइकन आपको दिखाई देते हैं, तो ये एक तरीके से क्या होते हैं? ग्राफिक्स ही होते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे क्या होता है? जो यूजर होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने में आसानी होती है। आप कंप्यूटर देखते हैं तो माई कंप्यूटर का एक आइकन बना होता है, इन्हीं सबको क्या बोला जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या करता है? एक उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा में क्या करता है? एक उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा में अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम होता है। अब देखिए कंप्यूटर किसको समझता है? मशीन भाषा को समझता है, और हम तो नहीं समझते हैं मशीन भाषा को, तो हम क्या करते हैं? हम हमारी भाषा में प्रोग्राम बनाते हैं, और कंप्यूटर क्या करेगा? उसे कंपाइलर के थ्रू अपनी मशीन भाषा में उसका अनुवाद कर लेगा। तो कंप्यूटर ये भाषा समझता है और हम ये भाषा समझ लेते हैं। तो यूज़र का भी काम हो गया और कंप्यूटर का भी काम हो गया। तो कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उच्च स्तर से मशीन लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसमें ट्रांसलेट कर देना। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? तो ये करता है CPU और RAM के बीच में। अब यहाँ पर कैश का क्या उपयोग होता है? जो यूज़र होता है उसके द्वारा यदि कोई निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वो कहाँ पर सेव होते हैं? इस कैश मेमोरी में उसे संग्रहित कर लिया जाता है। कैश मेमोरी को और क्या कहा जाता है? CPU मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। CPU मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कैश मेमोरी कैसी होती है? स्थायी या अस्थायी? तो आप बताएंगे अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी, अस्थिर होती है। निम्नलिखित भंडारण
में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि जो है वो स्टोर कर सकते हैं? इतनी जल्दी मुक्ति हमें नहीं मिलने वाली है, ये है युक्ति। ठीक है, युक्ति नाम की तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति अभी नहीं मिलेगी। पहले पेपर दो, सिलेक्शन लो। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसके द्वारा स्टोर की जा सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा मेमोरी को स्टोर किया जाता है। ये राशि की जगह आप मेमोरी वर्ड यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और भंडारण युक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। और यदि आप ये जानना चाहें कि इसकी जो मेमोरी होती है, कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है हार्ड डिस्क की, तो ये टीबी के अंदर होती है, टेराबाइट में होती है। और आप जनरली 4 टीबी तक ये होती है। वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? एक्चुअली रिफ्रेश है, ये फ्रेश नहीं है। कई बार तो फ्रेश होना सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके? डायनेमिक रैम, डी रैम। तो रैम के भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। तो D4 होता है डायनेमिक और S4 होता है स्टैटिक रैम, आप लोग जानते हैं। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? तो जो हार्ड डिस्क होते हैं उसके दोनों साइड में क्या लेपित होता है? इसका आंसर होगा चुंबकीय धातु ऑक्साइड जो है वो लेपित होता है। तो आप लोग ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड मत करके आ जाइएगा, आंसर क्या होगा? चुंबकीय धातु ऑक्साइड। कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ध्यान रखिएगा सेकेंडरी होता है। इसमें क्या होती है? गोल घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जो कि किससे बनाई जाती है? चुंबकीय सामग्री से। अतः यहाँ पे किसका लेप होता है? चुंबकीय धातु ऑक्साइड का। MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि कौन कौन से MS ऑफिस के संस्करण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिस मैनेजर तो नहीं है, बाकी XP है और 2010 भी है। और इसके बाद में आई थिंक 2013 आ चुका है, 2016 भी आ चुका है। तो ऑफिस मैनेजर नाम का कोई भी इसका संस्करण नहीं है। इसका जो टाइप है XP 2010, 13, 16, 7 इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? तो एक ही अर्थ के तो क्या होते हैं? समानार्थी। भाई हिंदी से रिलेटेड आ गया एक तरीके से, तो ये सिनोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पर जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, इंग्लिश में वर्क कर रहे हैं, आपको चाहिए कि यार ये वर्ड बहुत कॉमन है, इसका कोई अच्छा सा वर्ड ढूंढे, तो आप किस में जा सकते हैं? सिनोनिम की लिस्ट में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर सिनोनिम का ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप सिनोनिम पर क्लिक करें तो आपको सिनोनिम दिखाई देगा। एक चीज़ और यहाँ पर, ये तो सिर्फ हो गया सिनोनिम। यदि आपको सिनोनिम के साथ साथ एंटोनिम भी देखना है किसी पर्टिकुलर शब्द का, तो आप क्या करेंगे? उस शब्द के राइट पर क्लिक करेंगे माउस के द्वारा और आप क्या लिखेंगे? थेसोरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल हस्ताक्षर है जो डिजिटल सिग्नेचर है। हमने पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से देखा था कि क्या होता है। अब यहाँ पर ज़्यादा आपको आई थिंक डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ में, जो कि केवल एक प्रेषक जानता है और किसी के पास ये कुंजी नहीं होती है, इसलिए इसका यूज़ कोई भी दूसरा नहीं कर सकता है, जाली हस्ताक्षर नहीं बना सकता है। कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? तो कॉलम किस में आता है? एक्सेल शीट में। तो आपको एक्सेल जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिए यदि कोई जैसा कॉलम है, यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं अलग अलग, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है। सपोज आपको कॉलम ए को क्या करना है? चयन करना है, सेलेक्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर एक एरो का निशान आएगा। क्या आएगा? एक एरो का निशान आएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम शीर्ष पर जाकर क्लिक करें तो पूरे कॉलम का चयन हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए आंसर हो जाएगा। उस सेल को चुने जिसमें फॉर्मूला रखना हो। भाई आपको जहाँ पर फॉर्मूला रखना है पहले उस सेल को तो चुनिए, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस करेंगे, बराबर लगाएंगे, है ना। फिर आपको जो भी वैल्यूज़ डालनी है डालेंगे, जो रेंज डालनी है सेल की वो डालेंगे। तो एक तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि उस सेल को सेलेक्ट करें। दूसरा स्टेप ये होगा कि बराबर का चिन्ह जरूर लगाएं। यदि आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो फॉर्मूला कभी भी वर्क नहीं करता है। सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेल टिप। क्या कहा जाता है? सेल टिप।
अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये सेल है आपकी, है ना, यहाँ पर आपको डालना है कोई कमेंट। तो एक तो यहाँ पर इसमें 3 प्रकार के मेथड होते हैं। कमेंट 3 प्रकार से आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस के द्वारा, तो वहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कमेंट का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर टैब्स होती है, अलग अलग फाइल होता है, एडिट होता है, और इंसर्ट वाला जो होता है तो आप किसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर रिव्यू के अंदर जाएंगे। किसमें जाना है आपको, रिव्यू वाली टैब के अंदर जाना है, जिसे हमने मेन्यू बार कहा था। तो यहाँ पे एक रिव्यू इस तरीके से लिखा होता है। जैसे आप रिव्यू के अंदर क्लिक करेंगे आपको न्यू कमेंट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कमेंट पर जाकर क्लिक करना होगा। और यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास में कि इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, किसकी शॉर्टकट कुंजी, कमेंट्स पुटअप करने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Shift+F2 दबाना है। Shift+F2, जैसे आप Shift+F2 करेंगे एक्सेल में तो पर्टिकुलर जो सेल है आपकी वहाँ पर कमेंट शो होने लग जाएगा। आप कोई भी कमेंट वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप किसकी सहायता से फॉर्मेट पेंटर को, किसको, फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उपयोग कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे हम फॉर्मेट पेंटर कहीं जो लिखा हुआ होता है मेन्यू में, किस में होता है, होम में होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो एक ही बार में हट जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा बार फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करें तो आप ये जो फॉर्मेट पेंटर वाला जो आपका ऑप्शन होता है उस पर आप क्या करें, 2 बार क्लिक कर दें माउस से। कितनी बार क्लिक कर दें, 2 बार क्लिक कर दें। अब आप जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक द्वारा। ओके, बंद नहीं करना है आपको, एक से ज़्यादा बार उपयोग करना है फॉर्मेट पेंटर का। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का जो बटन होता है उसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। जिन लोगों को फॉर्मेट पेंटर का यूज़ पता नहीं है मैं आपको बता देती हूँ, ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। देखिए होता क्या है इसके अंदर, सपोज कोई वर्ड है यूज़ करके कोई वर्ड है, ओके, मैंने क्या किया, यूज़ को बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, और कौन सा कलर ले लिया, ग्रीन कलर ले लिया। मैंने 3 फॉर्मेटिंग कर रखी है इसके ऊपर, और मैं चाह रही हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है बोल्ड, इटैलिक और ग्रीन कलर, ये तीनों ही चीज़ें इस पर भी अप्लाई हो जाए, इस पर भी अप्लाई हो जाए और इस पर भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये जैसा दिख रहा है यूज़ वर्ड वैसे ही ये भी दिखे, ये भी दिखे और ये भी दिखे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो फॉर्मेट पेंटर वाला बटन होता है उस पर डबल बार क्लिक करना होगा। उसके बाद में मैं वही फॉर्मेट पेंटर को उठा करके यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये भी इसी टाइप से दिखेगा और ये भी इसी टाइप से दिखेगा और ये भी इसी टाइप से दिखेगा। कहने का मतलब जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर हुई है सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी, और यहाँ मतलब जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उस पर सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर का ये वर्क है। एक तरीके से आप क्या करते हैं, डब्बे के अंदर रंग भरा हुआ है और उसमें आप क्या करेंगे, एक ब्रश के द्वारा उस रंग को लेंगे और दीवार पर जाकर के पोत देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।